स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हैं, जिनमें एक लाइन या पाथ इंटीग्रल और दूसरा सरफेस इंटीग्रल, तीसरा वॉल्यूम इंटीग्रल्स। असल में ये तीनों इंटीग्रल हमें हेल्प आउट करते हैं कि कोई सी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो स्पेस में कैसा बिहेव करती हैं। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन तीन इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है उसको आइए स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल जो है उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, वी डॉट डी एल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें पहले ये समझ लें कि वी क्या है। वी जो है एक्चुअली ये वेक्टर फंक्शन होगा, ठीक है। जब भी हम लेंगे तो वेक्टर फंक्शन लेंगे। ये वेक्टर फंक्शन जैसे कि कोई फील्ड हो सकता है या फोर्स हो सकती है, ठीक। और डीएल जो है ना, ये हम टाइनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे पाथ के अलोंग, चूंकि ये पाथ इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है, तो इसलिए हम डीएल एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे। अगर इसको देखें इस फिगर में, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी है और उसमें एक लाइन लिया गया है ए से बी तक, ठीक है। और हम चाहेंगे कि हम इस लाइन पर अगर कोई एक वेक्टर फंक्शन जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एग्जांपल, या कोई और वेक्टर फंक्शन है, वो इस लाइन पे कैसा बिहेव शो कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइन है जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एल है, ठीक है। एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं डी एल, जैसे कि ये है। अब इस डी एल पर जो वेक्टर फंक्शन है वो कैसा बिहेव दे रहा है, तो उसका हम वेक्टर फंक्शन का इसके साथ डॉट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है वी डॉट डी एल, क्योंकि डी एल भी वेक्टर है और वी जो है वो भी वेक्टर है, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इनका हम डॉट लेंगे क्योंकि डॉट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में लिया जाता है। तो इस डीएल के लिए जो वेक्टर फंक्शन बिहेव शो कर रहा है, तो ओवरऑल फिर इस लाइन के लिए क्या शो करेगा। तो हम जब इसका लाइन इंटीग्रल इस तरह लिखकर ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर ओवरऑल लाइन के लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि हो सकता है ये पाथ जो है, अगर इसके हम ए और बी दोनों पॉइंट्स को, आप ए और बी की इक्वल हो जाएगी, इन दोनों को अगर आपस में मिला लें तो हमारे पास इस तरह का क्लोज लूप बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में जब हम क्लोज लूप कंसीडर करेंगे तो ये जो इंटीग्रल है इसमें हम सिंपली यहाँ पे सर्कल डाल देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्लोज पाथ इंटीग्रल जो हम ले रहे हैं ये किसी क्लोज लूप के लिए ले रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो उसके लिए हम सिंपली एग्जांपल अगर वर्क की ले लें, वर्क इक्वल्स इंटीग्रल एफ डॉट डी एल। तो ऐसी सूरत में वर्क डन बाय द फोर्स हम जो लिख रहे हैं, ये एक्चुअली हम बताना चाह रहे हैं कि ये हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं जो कि डिपेंड कर रहा है उस पाथ पर जो हम दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में हम ले रहे हैं। जब किसी उसमें ए बी के बीच में, यानी ये सपोज करें एक लाइन है जिसमें कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है और वो बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट एल जो है वो कवर कर रही है। तो ऐसी सूरत में अगर हम स्मॉल सेगमेंट ई एल के लिए जो लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करें और फिर ओवरऑल लाइन इंटीग्रल लेकर हम इस पूरी कवर शुदा डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखें, तो हम लिखेंगे एफ डॉट डी एल इंटीग्रल के साथ, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कि कितना फोर्स लगने से वर्क हुआ। देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, एफ जो एस की वेक्टर क्वांटिटी है, डी एल भी वेक्टर है, तो डॉट है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर जो कि वर्क है सूरत में हमें मिलेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखें कुछ स्पेशल केसेस वेक्टर फील्ड्स हो सकते हैं जो कि कंजर्वेटिव फील्ड्स हों, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होते हैं जी, ये एक्चुअली इनका जो रिजल्ट होता है ना, ये एंड पॉइंट्स पे सिर्फ डिपेंड करता है। यानी ये पाथ इटसेल्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वट एवर द पाथ इज टेकन फ्रॉम ए टू बी डजेंट मैटर, बट इंपॉर्टेंट इज द एंड टू पॉइंट्स। तो ऐसी सूरत में अगर कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं तो वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है हमारे पास ये जो फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये दो एग्जांपल्स ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स की हैं जो कि इस पॉइंट के लिए हम ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल को भी समझ लेते हैं। कुछ ऐसा होगा कि आप लाइन इंटीग्रल की जगह कुछ सूरतों में हमारे पास सिस्टम जो है वो किसी सरफेस पे मुश्तमिल होगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और सरफेस का ये इंपॉर्टेंट है कि आप सरफेस एरिया जो ले रहे हैं वो किस साइड पे ले रहे हैं, इस आउटवर्ड ले रहे हैं या इनवर्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आउटवर्ड ले रहे हैं और ज़्यादातर लिया भी आउटवर्ड ही लिया जाता है। तो ये ओवरऑल इसका एरिया जो है वो, अगर हम हमारे पास ए है तो स्मॉल सा ये जो टाइनी हम एरिया एक पार्ट ले रहे हैं, तो इसका नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में हम लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, जो कि डी ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस डी ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इसको भी समझ लें कि ये जो फार्मूला हम लिख रहे हैं,
इसमें वी अगेन हम एक वेक्टर फंक्शन के तौर पर ही लेंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या कुछ और वेक्टर फील्ड हो सकता है। ठीक है। तो इन केस अगर आप वेक्टर फील्ड लेते हैं और सपोज करें वो इस एरिया में से पास हो रहा है यूं करके, तो इस छोटे से टाइनी एरिया के लिए जो पास होगा, तो वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि हम उस पूरे एरिया के लिए फाइनली कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हम इंटीग्रल डालकर एस लगा देंगे। ठीक है, जिसका मतलब होगा कि इस पूरे एरिया के लिए हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। हो सकता है कि ये सरफेस जो है हमारे पास, ये किसी क्लोज सरफेस की सूरत में हो, यानी बलून हो या स्फेयर हो। तो ऐसी सूरत में हम सिंपली इस इंटीग्रल में यहाँ पर सर्कल डाल देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और इसमें फिर जो मैंने जैसे पहले बताया कि डी ए आप पहले से स्पेसिफाई कर दोगे कि आप आउटवर्ड ले रहे हो या इनवर्ड ले रहे हो। तो ज़्यादातर आउटवर्ड को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं क्लोज सरफेस के केस में। फिजिकल मीनिंग में कुछ यूं ले लें कि अगर वी जो है वो किसी फ्लो ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट करे, फ्लो ऑफ फ्लूइड, कोई फ्लूइड है, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के साथ वो उसका फ्लो है। तो ऐसी सूरत में हम अगर इसको एक फ्लो कोई फ्लूइड का फ्लो कंसीडर करें वी को, तो वी डॉट डी हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कि इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दैट स्मॉल पैच ऑफ एरिया डी ए। ठीक है। तो इसलिए हम जो फाइनली पूरे एरिया के लिए जहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इंटीग्रल डाल देंगे। सही है। अच्छा, तो इसलिए कुछ केसेस में हमारे पास इस तरह का जो फ्लो हो, तो हम इस सरफेस इंटीग्रल को फ्लक्स भी कहते हैं। तो ये आप याद रख सके, इसको भी याद रखें। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि जैसे लाइन इंटीग्रल है, उसी तरह सरफेस इंटीग्रल जो है वो भी शेप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है कि शेप किस तरह की है। यानी स्क्वायर है, इंटीग्रल है, रेक्टेंगल है, वट। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सही है। अच्छा, अब चलते हैं हम थर्ड केस पर, जो कि वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के केस में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर है, जैसे कि बॉक्स है या रूम तस्वर कर लें, और हम चाहते हैं कि उसका उसने जितने स्पेस घेरा हुआ है, वहाँ पर कोई स्केलर फंक्शन है। देखें इस दफ़ा जो है ना, ये इस इंटीग्रल में जो टी है, दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली अ स्केलर फंक्शन। पिछले दो केसेस में ये वेक्टर फंक्शन था कोई सा, लेकिन यहाँ पे ये कोई स्केलर फंक्शन है। और फॉर एग्जांपल इस बॉक्स के अंदर हम लेना चाह रहे हैं कि किसी वॉल्यूम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि एक स्केलर फंक्शन है। या हम इसका ये फॉर एग्जांपल रूम है, उसका टेम्परेचर इनसाइड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम इसके अंदर एक स्मॉल सा एक और वॉल्यूम डी टॉ ले लें, इस फॉर एग्जांपल का इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो टॉ है, इसके अंदर हम एक छोटा सा बॉक्स, छोटा सा अंदर छोटे छोटे बॉक्स कंसीडर कर लें। और फॉर एग्जांपल एक हमने कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम है डी टॉ। ठीक है, वॉल्यूम है डी टॉ। तो इस डी टॉ के लिए अगर कोई स्केलर फंक्शन है, जो कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, वो हम देखना चाहते हैं, तो वो फिर डी टॉ का क्या मतलब है? डी टॉ का मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डी एक्स डी वाई डी जी, यानी एक्स में कितना चेंज, वाई में कितना, जी में कितना चेंज। तो सारे चेंजेस हम क्या फाइंड कर लें, और उसको इस नंबर के साथ जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हम फिर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी तरफ अब आप आते हैं। फिजिकल मीनिंग देख लें। एफ टी रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जांपल, मैंने तो टेम्परेचर की बात की, अगर हम इस की डेंसिटी किसी वॉल्यूम है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई 3D मटेरियल है, ठीक है, उसकी हम डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि इस फिजिकल मीनिंग में बताई जा रही है। एफ टी रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल गिव्स द टोटल मास विद इन द रीजन। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे हेल्प आउट करेगा कि इसने कितना अंदर मास जो है घेरा हुआ है। ठीक। अच्छा, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टी है, यहाँ पे हमने स्केलर फंक्शन की बात की, ये भी हो सकता है कि ये कोई वेक्टर फंक्शन हो। ठीक है, और इस वेक्टर फंक्शन को हम किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फिर जो चूंकि वेक्टर फंक्शन है, तो इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स, वी वाई और वी जी, और किसी तीन डायरेक्शंस में होंगे, एक्स कैप, वाई कैप, जी कैप, जो कि डायरेक्शन बता रहे हैं। सही है। तो ऐसी सूरत में हम वी एक्स का इस तरह इंटीग्रल ले लेंगे, प्लस करके वाई का ले लेंगे और जी का ले लेंगे। तो ऐसी सूरत में चूंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर एक्स वाई जी कांस्टेंट है, तो ये हम आउटसाइड द इंटीग्रल ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो ये हम लाइन इंटीग्रल हमने स्टडी किया, तो अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी में आप बस ये इतना याद रखें कि लाइन इंटीग्रल को इंटीग्रल फॉर्म इस तरह सिंबॉलिकली लिखेंगे, और ये इसमें जो क्वांटिटी होगी लॉन्ग द पाथ होगी। और जैसा कि एग्जांपल के तौर पर 1/4 है, सरफेस इंटीग्रल है, तो उसमें केस वी डॉट डी इंटीग्रल, ये यहाँ पे डी एल है तो यहाँ पे 2 डायमेंशन हो जाएगा, डी हम ले लेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप मीनिंग, जो फिजिकल मीनिंग है, फ्लक्स थ्रू या किसी सरफेस में से फ्लक्स पास हो रहा हो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ले सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म ये है। और याद रखें कि ये क्वांटिटी विद इन ए वॉल्यूम होगी, ठीक है, जैसे हमने मटेरियल की एग्जाम्पल ली, और उसके अंदर हमने मैथ की बात की। तो यहाँ पे जी एग्जाम्पल के तौर पर टोटल मैथ